हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका का चैप्टर मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने इस पाठ में अपने परिवार की औरतों के अलग अलग व्यक्तित्व और रूढ़िवादी विचारों के बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ मेरे संग की औरतें। लेखिका बताती है कि उन्होंने कभी अपनी नानी को नहीं देखा क्योंकि वह उनके जन्म से काफी पहले मर चुकी थी। लेखिका को इस बात का अफसोस होता है कि वह कभी अपनी नानी से कहानियां नहीं सुन पाई, लेकिन अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने काफी कुछ सुना था। उनकी नानी रूढ़िवादी और पारंपरिक तौर तरीकों वाली थी। वह पर्दा प्रथा का समर्थन किया करती थी। वह खुद भी घर में और बाहर अपने सिर और चेहरे को ढककर रखती थी। लेखिका के नाना जी पढ़े लिखे थे और इन रूढ़िवादी विचारों को नहीं मानते थे। शादी के बाद ही वह उनकी नानी को छोड़कर बैरिस्ट्री के लिए यानी लॉ करने के लिए विदेश चले गए थे। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर वापस आ गए थे, लेकिन उन्हें विदेशी रहन सहन और तौर तरीकों की आदत हो गई थी, इसीलिए वह उसी तरीके से अपनी जिंदगी को जीने लगे। नाना जी की इस जीवन शैली को देखकर भी नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जैसी थी वैसी ही रही। उन्हें अपने पति से इस बात की कोई आपत्ति नहीं थी। वो दोनों अपने अपने तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। एक बार नानी के बीमार पड़ने पर उन्हें ये एहसास हुआ कि अब वो नहीं बचेंगी। तब उन्हें अपनी इकलौती बेटी, जो कि 15 वर्ष की थी, यानी लेखिका की माँ, उनकी शादी की फिक्र होने लगी। तब उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने पति के सामने उनके दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलने की इच्छा जताई। इस बात से सभी लोग हैरान हो गए थे। लेखिका की नानी ये चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी, क्योंकि प्यारेलाल भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस प्रकार उनकी माँ की शादी एक पढ़े लिखे भोलभाल लड़के से करा दी जाती है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी था, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। उनके पिताजी के पास कोई पुस्तकीय जायदाद नहीं थी, इसीलिए माँ भी ये सादा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जिसे पहनने में उन्हें परेशानी होती थी। लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक और दुबली पतली थी। लेखिका कहती है कि उनकी माँ भारतीय माँ जैसी नहीं थी। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों से लाड प्यार नहीं किया और ना ही उन्हें प्यार से खाना खिलाया। इसकी एक वजह तो यह है कि वह बीमार रहा करती थी, और दूसरा, उनका घर-बार संभालने में कोई रुचि नहीं थी। हाँ, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में ही बीतता था और बाकी वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे संगीत सुनने में। लेकिन उनकी माँ में 2 खूबियाँ थी, जिसकी वजह से घर के अलावा बाहर के भी सभी उनकी इज्जत किया करते थे। एक तो ये कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वो एक दूसरे की बातों को शेयर नहीं करती थी। उनकी इसी खूबी के कारण सब उनकी इज्जत किया करते थे। उनके घर में अपना निजी जीवन जीने की छूट सबको थी। घर में किसी की चिट्ठी आ जाने पर कोई एक दूसरे से ये नहीं पूछता था कि चिट्ठी में क्या लिखा है। अपना निजी जीवन जीने की छूट के इस कारण ही लेखिका सहित 3 बहनें और उनका छोटा भाई लेखन कार्य करने लगे। लेखिका 5 बहनें थी। इसी किस्से को याद करते हुए लेखिका बताती हैं कि उनकी एक परदादी भी थी, जिन्हें रीति रिवाजों से अलग चलने का शौक था। उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी कि उनकी पतोह यानी उनके पोते की बहू का पहला बच्चा लड़की हो, और अपनी इस मन्नत का उन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया था, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि ससुराल पक्ष में ज्यादातर लोग पहला बच्चा लड़का ही चाहते हैं। गांव के सभी लोग जानते थे कि परदादी जी का भगवान के साथ कोई कनेक्शन है, क्योंकि उनकी हर मन्नत पूरी हो जाती थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उनकी माँ को पहली बेटी ही हुई। लेकिन इतना ही नहीं, एक बेटी होने के बाद एक के बाद एक 4 बेटियां और हुई, और उसके बाद कहीं जाकर तब उनका एक छोटा भाई हुआ। अपनी परदादी की एक और बात याद करते हुए लेखिका बताती है कि एक बार घर में कोई शादी का फंक्शन था, जिसमें रात में घर की सभी औरतें सज धज कर नाच गा रही थी। उनकी दादी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी कि तभी एक चोर घर में घुसा चला आता है। दादी के पूछने पर वो कहता है कि मैं एक चोर हूँ। फिर दादी उससे अपने लिए पीने के लिए पानी मंगाती है। ये सुनकर दादी उसे लोटा पकड़ाकर अपने लिए पीने का पानी लाने के लिए कहती है।
चोर सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर उन्हें पानी लाकर दे देता है। दादी आधा पानी खुद पीती है और आधा चोर को पीने के लिए देती है। चोर उस बचे पानी को पी लेता है। तब दादी कहती है कि अब हम दोनों माँ बेटा हुए, क्योंकि हम दोनों ने एक ही लोटे से पानी पिया है। इसीलिए अब तू चाहे तो सब कुछ चुरा कर ले जा या यहाँ रहकर खेती बाड़ी कर। ये बात सुनकर उस चोर का दिल पसीज गया और उसी गांव में रहकर सालों साल खेती करता रहा। लेखिका अपनी नानी और अपनी परदादी के इन गुणों को अपनी विरासत मानती है। एक तो ये कि उनको अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं थी। दूसरा, अपनी नानी की वजह से देश की आज़ादी को लेकर उनके मन में एक अलग ही जोश था। 15 अगस्त 1947 को जब सभी लोग देश की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तभी लेखिका टाइफाइड से बीमार पड़ गई थी। बहुत रोने के बावजूद भी डॉक्टर ने उन्हें इंडिया गेट जाने की अनुमति नहीं दी। लेखिका को इतना रोता देख उनके पिताजी ने उन्हें ब्रदर्स कारामजोग नामक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया। एक कमरे में पिताजी को पढ़ता देख लेखिका ने भी उस किताब को खोल लिया और पढ़ने लगी। उस किताब में बच्चों पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी लिखा था, जिसने लेखिका को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने कई लेखन इस पर लिख डाले। लेखिका बताती हैं कि उनके साथ साथ उनकी बाकी की 4 बहनें भी लड़की होने के नाते किसी भी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। सभी बहनों ने परंपरागत रीति रिवाजों से हटकर अपनी जिंदगी को जिया। घर में पहली बेटी लेखिका नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। उनका घर का नाम रानी था, लेकिन उन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया, इसीलिए बाद में उन्होंने अपना नाम मंजुल भगत रखा। दूसरे नंबर पर लेखिका थी जिनके घर का नाम उमा था, लेकिन इन्होंने भी शादी के बाद लेखन कार्य शुरू किया और तभी इन्होंने अपना नाम मृदुला गर्ग रखा। उनकी तीसरी बहन जो थी उसका नाम गौरी था और बाहर का नाम चित्रा। चौथी और 5वीं बहन का नाम था रेणु और अचला। 5 बहनें होने के बाद उनका एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। अचला और राजीव भी लिखा करते थे। अचला लेखिका से 8 साल छोटी थी। बदलते वक्त को देखते हुए वो अंग्रेजी में लिखती थी और राजीव हिंदी में लिखता था। अपने चौथे नंबर की बहन रेणु के बारे में लेखिका बताते हुए कहती है कि रेणु थोड़ी जिद्दी और अलग दिमाग की लड़की थी। एक किस्सा बताते हुए लेखिका कहती है कि गर्मी की दोपहरी में जब स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए आती थी तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर दिया करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक होता है, यानी राजसी ठाट बाट के प्रतीक होते हैं। उनके पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि अचला तो गाड़ी में बैठी चली आ रही है, लेकिन रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर होकर आ रही थी। रेणु का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे स्कूल तो पास कर लिया था, लेकिन बीए करने की जब बारी आई तो उसने मना कर दिया। सबके समझाने पर उसने ये पूछा कि बीए करना क्यों जरूरी है। घर के सभी लोगों ने काफी समझाया, लेकिन काफी जोर देने पर तब जाकर कहीं वो बीए करने के लिए राजी हुई। लेखिका कहती है कि वह माँ की ही तरह सच बोला करती थी। तीसरे नंबर पर चित्रा थी, जो खुद पढ़ने से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने में इंटरेस्ट रखती थी, और इसका नतीजा ये होता था कि इम्तिहान के समय उससे ज्यादा उन बच्चों के नंबर आते थे जिन्हें वो पढ़ाया करती थी। उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी, इसीलिए चित्रा ने अपने मनपसंद लड़के से शादी की। सबसे छोटी बहन अचला घर वालों के कहे पर ही चलती थी। पिता के कहने पर पहले उसने अर्थशास्त्र किया, उसके बाद पत्रकारिता की। शादी भी उसने पिता की पसंद से ही की। अपने 30 वर्ष पार करने के बाद वो भी लेखन कार्य करने लगी। लेखिका का ये मानना था कि घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जीना ही काफी है। लेखिका अपनी शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया में रहे, जहाँ की मर्द और औरतें, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, एक साथ पिक्चर देखने भी नहीं जाते थे। लेखिका दिल्ली कॉलेज से नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और उन्होंने कई नाटकों में भी अभिनय किया था। इसीलिए उन्हें वहां की ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने सभी शादीशुदा औरतों को दूसरे लोगों के साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया। ऐसे करते हुए लगभग 4 साल तक उन्होंने कई नाटक किए। उससे जो पैसा उन्हें मिला वो अकाल राहत कोष में उन्होंने जमा कर दिया।
कुछ समय वह कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में भी रही। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तब लेखिका ने अपने दम पर एक प्राइमरी स्कूल खड़ा किया और उसको मान्यता दिलवाई, जिसमें उनके बच्चों समेत कई अफसरों के बच्चे भी आए, जहाँ अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जा रही थी। लेखिका बताती हैं कि उन्होंने अपने जिद्दीपन में कई मिसाल कायम की है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली तो उनके लेखन में। इतना होने के बाद भी वो अपनी छोटी बहन रेणु से अपने आप को कम ही आंकती हैं। लेखिका फिर से एक किस्सा याद करते हुए बताती हैं कि 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच की बारिश पड़ी थी, जब नदी नाले सब उफान पर आ गए थे। रेणु की स्कूल बस उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सबने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। बारिश की वजह से फोन भी नहीं चल रहे थे जिससे ये पता किया जा सके कि स्कूल बंद है। लेकिन रेणु कहाँ मानने वाली थी। रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची, जहां चौकीदार भी उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि स्कूल बंद था। रेणु फिर से 2 मील चलकर वापस घर पहुंच जाती है, लेकिन इस बात का उसे कोई भी मलाल नहीं था। लेखिका सोचती है कि रेणु को इस रोमांच का कितना अनुभव हुआ होगा, जब जगह जगह भरे पानी में सुनसान शहर में अकेले अपनी धुन में अपने मंजिल की तरफ चलते चले जाना। इस अकेलेपन का मजा ही कुछ और है।